स्वीडन जो है वो 32nd मेंबर बन गया है नेटो का। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, नॉर्डिक वर्ड यूज किया जाता है नॉर्थ के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। इसमें आता है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज को बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और इनमें से इन 3 को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। यहां पे स्वीडन में एक रीजन है, स्कैंडी रीजन है। ठीक है, हाँ यहाँ पे, तो उसकी वजह से इनको स्कैंडिनेवियन बोला जाता है कंट्रीज। हाँ, माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, और बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है वो हिस्टोरिकल रीजन की वजह से बोला जाता है कि जो ग्रीक पर्सन्स थे, वो गया जो ग्रीक एम्पायर था, वो इन कंट्रीज को किस तरह से प्रोनाउंस करते थे, उसी तरह से बोला जाता है। जैसे हमने इबेरियन पेनिनसुला पढ़ा था हमने, इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पुर्तगाल, इसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ये वाला। हाँ, ये वाला इटली वाला। ठीक है, और यहाँ यूगोस्लाविया कंट्री होती थी, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है, अल्बानिया, इन कंट्रीज को मिलके यहाँ यूगोस्लाविया होती थी। जो यूगोस्लाविया हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, नेम समिट में पढ़ी थी। पहली नेम समिट हुई थी बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। लग्जमबर्ग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इनकी पर कैपिटा इनकम कुछ शायद $1 लाख के अराउंड है पर ईयर, $1 लाख पर ईयर। बहुत ही एक्सट्रीमली रिच कंट्री है, क्योंकि छोटी सी कंट्री है। कितना होगा, अराउंड द एरिया ऑफ, मुश्किल से एनसीआर जितना एरिया होगा। ठीक है, छोटी सी कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। स्वीडन की स्टॉकहोम। और फिनलैंड हेलसिंकी। ठीक है, क्या हुआ, स्टॉकहोम। स्वीडन के तो हम कई बार कर चुके हैं, फिनलैंड की नहीं बताई थी शायद मैंने पहले, या वो ही बताई होगी, पता नहीं। हेलसिंकी। The next news है, US Iraq begin round of talk on the future of US military presence in Iraq। तो इराक के अंदर US का मिलिट्री प्रेजेंस है। इराक में हमने पढ़ा भी था, ये वाला जो रीजन है बेसिकली, यहाँ पे आइसिस ग्रुप की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। क्या फुल फॉर्म था आइसिस का, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, मोसुल में भी प्रेजेंस है उनका। इराक की कैपिटल बगदाद है, और इराक के अंदर से 2 रिवर जाती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रस। ठीक है, तो ये 2 रिवर याद रखना, और ये दोनों आके गिरती हैं पर्शियन गल्फ में। यहाँ पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ हमने पढ़ा था। यूफ्रेटस, ये रहा, यूफ्रेटस एंड टिग्रस 2 रिवर सिस्टम है यहाँ पे। मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अगर नहीं पढ़ा है तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे। वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है वर्ल्ड की, वो इन्हीं 2 रिवर्स के अराउंड थी।
ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक पढ़ोगे, इन दो रिवर्स के बीच में थी वो, ठीक है, टिग्रस और यूफ्रेटस। और इराक का बाउंड्री जो है, इराक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसका बाउंड्री पर्शियन गल्फ में खुलता है, ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ में खुलता है, ये याद रख लेना। और वैसे तो जितनी भी कंट्रीज में आप ये याद रख पाओ कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उतना ही बेनिफिशियल है। फिर इधर सीरिया पढ़ा था हमने, जॉर्डन, फिर इजराइल है, और फिर उधर लेबनान, और फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है। देन उसके बाद अच्छा, इसमें एक दो चीज और हम लोगों ने ये पढ़ा था, यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को शायद बताया था, इसको नॉर्थ सी बोलते हैं, ये नॉर्थ सी है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने शायद नॉर्थ सी, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश चैनल है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये इंग्लिश चैनल है, ये इधर फ्रांस और यूके के बीच में, इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है, ये इधर तक एक्सटेंड होगी पूरी, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल और ये नॉर्थ सी, ठीक है, और ये इंग्लिश चैनल, और इनको जोड़ता हुआ ये, इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ये डोवर स्ट्रेट है। स्ट्रेट दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हुए एक नैरो वाटर बॉडी होती है, और इंग्लिश चैनल पूछा गया कि इन दो कंट्रीज के बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इंग्लिश चैनल इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। ये वाला एरिया फ्रांस और स्पेन के बीच में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के, ठीक है। तो ये बे ऑफ बिस्के की पोजीशन पूछी गई है, बे ऑफ बिस्के इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, फ्रांस और स्पेन के बीच में है बे ऑफ बिस्के। डन। इसके बाद अगर आप मैपिंग पॉइंट ऑफ से याद रख पाओ, तो ये इधर अटलांटिक ओशन या ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज ओपन होती हैं, तो यहाँ पे ये बेल्जियम है, बेल्जियम, ये नीदरलैंड है, ये जर्मनी है, डेनमार्क, नॉर्वे, और इधर ये स्वीडन, और इधर से यूके। तो ये कंट्री नॉर्थ सी को सराउंड कर रही है, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने पूछा है कि नॉर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सराउंडिंग या नॉट डायरेक्टली हैव द एक्सेस टू द नॉर्थ सी। मैं दोबारा से बता दूं, बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल, हेडक्वार्टर नेटो, ठीक है, और ईयू का हेडक्वार्टर भी यही है। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। ईयू में 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, तो ईयू का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के कैपिटल में, और बेल्जियम नॉर्थ सी में बाउंड्री शेयर करता है। ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड में हमने पढ़ा था एम्स्टर्डम कैपिटल, ठीक है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड एम्स्टर्डम, ठीक है, और द हेग में दो हेडक्वार्टर हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। हॉलैंड इसका पुराना नाम था, डच यहीं से आए थे, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी वो यहीं से आई थी, ठीक है, पुराना नाम हॉलैंड है, ठीक है। और जर्मनी की बाउंड्री भी यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। और ये डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, और ग्रीनलैंड डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। फिर इधर से स्वीडन और इधर से नॉर्वे और यूके, ये कंट्रीज नॉर्थ सी को सराउंड करती हैं एक तरह से। तो याद रखना, मैपिंग है ये, और मैपिंग याद करने का यही वे है कि आपको बार बार उन चीजों को ओपन करके देखना पड़ेगा। गूगल अर्थ में ओपन करके देख लो।
नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं जो जहां पे बहुत सारी कंट्रीज सराउंड कर रही हैं, ठीक है। इनमें से हमने नॉर्थ पढ़ लिया, कैस्पियन भी पढ़ लिया शायद हमने, मुझे ये नहीं ध्यान कि मैंने जीके वाली क्लास में कैस्पियन करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है। हाँ करवाया है, हमने पढ़ा है सेंट्रल एशिया। रोहित, हाँ तारीख वाला, ठीक है। बाल्टिक अभी बताता हूँ, नॉर्थ अभी बता दिया, और ब्लैक सी कहाँ पे है? यूक्रेन और तुर्की के बीच में है बेसिकली, ये रहा, दिख रहा है इसमें, ये ब्लैक सी भी इसी में है, ठीक है। ब्लैक सी भी देखते हैं, यहीं पे कवर हो जाएंगे। ये बाल्टिक सी, यहां देख रहे हो, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, दोनों अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। यहां 3 कंट्री दिख रही हैं, ये इनको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, तो लिख लो बाल्टिक कंट्री। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाल्टिक कंट्री, तो बाल्टिक कंट्री इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री है। इस क्यों बोलते हैं बाल्टिक कंट्री? क्योंकि बाल्टिक सी से इनकी बॉर्डर है। अब कहोगे बाल्टिक सी से तो इधर फिनलैंड की बॉर्डर भी है, लेकिन ये तीनों अपने आप को एक रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं पे भी अगर इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है तो तीनों एक ही रिप्रेजेंट करती हैं। अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट थी, पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी तीनों की तीनों कंट्री। सर नाम रिपीट करना तीनों के। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री है, ठीक है। तो बाल्टिक सी से 3 तो बॉर्डर इनके हो गए, ठीक है। देन इधर पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन। ये चीजें मैप करोगे तभी याद हो पाएगा आपको। हाँ करेंगे, डेनमार्क को भी करेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया है, रसिया का भी है थोड़ा सा एरिया, ये रहा। कोई नहीं, अभी मैं जितनी बार भी हम यूरोप का मैप करेंगे तो हम इनको बार बार वो करेंगे। कई सारी रैंकिंग आएंगी जहां पे ये कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही होती हैं, तो हम इनको बार बार मैप पे पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। तो ये मतलब मत सोचना कि एक दिन में ही इतने कैसे याद होंगे, बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। दूसरी बार मैं बताऊंगा बाल्टिक कंट्री यहाँ पे, तो आपको याद हो जाएगी बाल्टिक कंट्री कहाँ पे है। देन इकोवास, इकोवास के बारे में, क्योंकि 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने क्विट कर दिया है, ये ध्यान रख लेना, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है। सिर्फ हमें इतना याद हो कि इकोवास जो है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। नाइजर की कैपिटल अबूजा में इसका हेडक्वार्टर है, अबूजा कैपिटल ऑफ नाइजर, इसका हेडक्वार्टर है। तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि इन 3 ने क्विट किया है, क्योंकि नंबर कम है तो याद रखना पड़ेगा। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन 3 ने क्विट किया है। और प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था, यहां से पास होती है ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। और इससे ऊपर 3 कंट्री, यूके, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। ये मेरा दूसरी तीसरी बार मैंने बता दिया आप लोगों को। तो जैसे जैसे मैप हम पढ़ेंगे उतनी बार ही याद हो जाएगा। यहाँ पे कैनरी आइलैंड है, ये रे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे। तो कैनरी आइलैंड्स की लोकेशन याद रखना कहाँ पे है, पूछा गया है, वेयर आर द कैनरी आइलैंड। तो कैनरी आइलैंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। कैनरी आइलैंड किसकी ओवरसीज टेरिटरी है? स्पेन की ओवरसीज टेरिटरी है कैनरी आइलैंड। मोरक्को कंट्री है, मोरक्को की कैपिटल पूछी थी एक पीसीएस ने, रबात है, ठीक है। मैं मोस्टली कैपिटल वही बताता हूँ जहां पे पूछा गया है, ठीक है, या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, अदरवाइज तो 193 कंट्रियों की तो नहीं याद होंगी।
लेकिन जो पूछी गई है वो याद करनी पड़ेगी, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मोरक्को की कैपिटल रबात, कैनरी आइलैंड बिलोंग टू स्पेन, बरमूडा आइलैंड पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में, किससे थे? यूके, ठीक है। पुर्तो रिको पढ़े थे, वो यूएसए का ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। केप वर्डे, ये वो आइलैंड है जो जहां पे ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, यहीं से उन्होंने डिवाइड किया था वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज बुर्किना फासो, नाइजर और माली याद रख लेना। नाइजर की कैपिटल याद रख लेना अबूजा, क्योंकि वहां पे इकोवास का हेडक्वार्टर है। अभी वो मूव होगा नहीं होगा, क्योंकि नाइजर उसको लीव आउट कर रहा है, तो उस पर अभी डाउट है कि वहां से उसको हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। मिलिट्री गवर्नमेंट हो गई है वहां पे, तो वहां डिक्टेटरशिप कन्वर्ट हो गई, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे। पर्सनल इंटरेस्ट पे होते हैं ये सारे के सारे ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। इकोवास, इकोवास की ट्रीटी ध्यान रख लेना क्योंकि न्यूज में है। ट्रीटी ऑफ लागोस से बना था ये, लागोस, ट्रीटी ऑफ लागोस। तो ट्रीटी ऑफ लागोस वाज रिलेटेड टू विच, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रीटी ऑफ लागोस इज रिलेटेड टू इकोवास, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया आप लोगों को, अबूजा में है, नाइजीरिया की कैपिटल है। नाइजर की कैपिटल है, नॉट नाइजीरिया। नाइजीरिया बोल दिया मैंने, नाइजर की कैपिटल है। आप लोगों ने बोला भी नहीं, देख के भी नाइजीरिया बोला था, ठीक है। नाइजर की कैपिटल है अबूजा, और ट्रीटी ऑफ लागोस से ये बना था। और 3 मेंबर्स जिन्होंने विड्रॉ किया है वो याद रख लेना कि ये 3 मेंबर्स ने विड्रॉ किया है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा है इसलिए। देन इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, एक्सपोसैट मिशन किसका है? इसरो का है, ठीक है। इसरो बनी थी 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, चेयरमैन है S सोमनाथ। विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। रिसर्च सेंटर है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। इसरो के पास, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के पास 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। पहला है थुम्बा केरला में, जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा केरला, श्रीहरिकोटा नहीं आंध्र प्रदेश, और डॉक्टर कलाम आइलैंड ओडिशा। इनका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड। ये 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हैं इसरो के पास, थुम्बा केरला, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और डॉक्टर कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा।
तो इनके नाम भी यही है, मतलब श्रीहरिकोटा वाले। श्रीहरिकोटा का नाम है सतीश धवन सेंटर, लिख लो सतीश धवन श्रीहरिकोटा का। और विक्रम साराभाई थुम्बा, ठीक है, और डॉक्टर कलाम आइलैंड ओडिशा। सर केरल वाला वेस्ट कोस्ट पे नहीं होगा स्टेट, केरल वाला वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट पे होते हैं ना इनके लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, लेकिन हमारा मतलब वहां पे इतना नैरो वो है, कोई बहुत ज्यादा सा गैप नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से वहीं थुम्बा में बनाया गया है। देन इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसेट। है क्या एक्सपोसेट? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ये है क्या एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट? यूनिवर्स में बहुत सारे अननोन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक बार समझ लो पहले, यूनिवर्स में बहुत सारे अननोन ऑब्जेक्ट हैं, वो अननोन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना इसका पर्पज है। कैसे स्टडी करेगा? पोलैरीमीटर एक्सरे जो निकलती हैं उनको स्टडी करता है, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट से जो एक्सरेज निकलेंगी, उन एक्सरेज को स्टडी करके ये उन अननोन ऑब्जेक्ट्स की कंपोजिशन को स्टडी करेगा, ठीक है। नासा ने भेजा था पहले, अब हमने भेजा, इंडिया दूसरी कंट्री है ऐसा कुछ करने वाली, जो पोलैरीमीटर एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट इन्होंने भेजा है, ठीक है। तो इसका मोटो लिख लेना, टू स्टडी द अननोन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कैसे स्टडी होगा? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो रेज इमिट करता है, तो उनमें से एक रेज होंगी एक्स रेज, तो उन एक्स रेज को ये स्टडी करेगा। अच्छा, ये तो इसमें दिया ही हुआ है, इंडिया बिकम द सेकंड कंट्री आफ्टर यूएस टू ज्वाइन एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर। हमने इसको लॉन्च किससे किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्चिंग व्हीकल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हमने पहले किए थे क्या ऐसा कुछ? आप लोग तो मना मत करो, आप लोगों ने तो कर रखे हैं। हाँ, आप लोग, रिया मना कर रही है, आप नहीं होगे उस क्लास में। ये इसरो के लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल मतलब सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो व्हीकल चाहिए उनको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले हमने बनाया था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की प्रॉब्लम क्या थी? ये बहुत ऊपर तक सैटेलाइट को नहीं लेके जा सकता था। अर्थ में अलग, ये अर्थ है, तो अर्थ में ऊपर एटमॉस्फेयर में अलग अलग ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब वो सेंटर जो अर्थ के चारों तरफ है, अलग अलग डिस्टेंस पे। एक है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर है मिड अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, और फिर एक है लार्ज अर्थ ऑर्बिट। लार्ज अर्थ ऑर्बिट जो है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल देते हैं। मतलब अर्थ से 748 किलोमीटर है, अप्रोक्स 36,000 बोलते हैं, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट समवेयर 35,748 है। अगर कुछ वो होगा तो यहाँ इन लास्ट की 2 डिजिट में होगा, क्योंकि HCS ने इसको प्रिसाइजली पूछ लिया था कि कितने हाइट पे होता है। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम ने एग्जैक्ट पूछा था कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्ट डाटा दे रखा था। 36 आपको अप्रोक्स मिलता है हर एक जगह पे, एग्जैक्ट 35,700 मेरे अकॉर्डिंग तो 48 है, बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना 48 है या इसमें कुछ एक आधी डिजिट इधर उधर है, ठीक है। तो इतने किलोमीटर की हाइट पे अर्थ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतने ऊपर से ही काम करते हैं, ठीक है। जीपीएस वही रखे हुए हैं, जीपीएस है, या फिर हम लोगों का IRNSS है। जीपीएस पता है क्या है? मैं कुछ टर्म बोलूं, मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बोलोगे नहीं पता है। जीपीएस क्या है रोहित? ट्रैकिंग मशीन नहीं, आप लोगों को तो फोन वाला जीपीएस है तो वही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक नेविगेशन सैटेलाइट है। क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो नेविगेशन सैटेलाइट वर्ल्ड में कहीं पे भी नेविगेट कर सकते हो आप जीपीएस की हेल्प से। ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम किसका है? यूएसए का है। इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का नाम है नेविक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। तो इंडिया के नेविक में 7+1 है, 7 सैटेलाइट हैं जो कम काम कर रहे हैं और 8वां स्टैंड बाई पे है कि 7 में से कोई खराब हो गया तो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 7 से, लेकिन हमारा नेविक को बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो कई जगह आपको IRNSS दिखेगा, लेकिन उस IRNSS का नाम नेविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। हमारा रीजनल है, रीजनल मतलब सिर्फ साउथ एशिया में लोकेशन बता सकता है, ग्लोबली नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रिसाइज है, जीपीएस के कंपैरिजन में हमारा ज्यादा प्रिसाइज है। ऐसा ही एक जापान के पास है QZSS करके, ठीक है। फुल फॉर्म मत पूछना, उसकी फुल फॉर्म हमारे काम की भी नहीं। QZSS इज द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ चाइना, जापान, ठीक है। चाइना का है बाइडू। देखो, वर्ल्ड में 4 वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस अमेरिका का, गैलीलियो यूरोप का, ग्लानोस रसिया का, बाइडू चाइना का। ये 4 वर्ल्ड के नेविगेशन सिस्टम हैं जो पूरे वर्ल्ड में नेविगेट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ जीपीएस ही यूज करते हैं, ठीक है। ग्लानोस रसिया, रोसकोस्मोस रसिया की जो एजेंसी है उसका नाम है रोसकोस्मोस। गैलीलियो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और वो नासा का। ये 4 हैं वर्ल्ड में, मतलब कहीं पे भी पोजीशनिंग बता सकते हैं। ये 2 रीजनल है, QZSS जापान और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम नेविक है। ये 2 रीजनल है, सिर्फ रीजन में बता सकते हैं, वो जापान के रीजन में, हमारा हमारे रीजन में, ठीक है। हमने डेवलप, हम लोगों को वैसे हम लोग चाहें तो ग्लानोस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे रसिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, गैलीलियो भी यूज कर सकते हैं, यूरोप के साथ भी अच्छे रिलेशन है, और जीपीएस भी, और चाइना भी तैयार है हम लोगों को तो देने के लिए, इसको डाटा चाहिए। लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में हमने इन सबसे हेल्प मांगी थी कि भी हमें जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें लोकेशन चाहिए थी पाकिस्तान आर्मी की, तो सबने मना कर दिया, तो इसलिए फिर हम लोगों ने अपना डेवलप कर दिया। इसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल रीजन होते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये सब सैटेलाइट की हेल्प से काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट की हेल्प से काम करते हैं। इन सैटेलाइट को रखा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो एग्जैक्टली अर्थ की इक्वेटर को पैरेलल करता है। मतलब अर्थ की इक्वेटर से, अच्छा यहां दिखाऊंगा, अर्थ की इक्वेटर से 35,748 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ की इक्वेटर को एग्जैक्टली ओवरलैप करता हुआ चलेगा, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेट्स सपोज ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये सॉरी इक्वेटर है अर्थ की, अगर वो ऐसे कोई सैटेलाइट घूम रहा है लेकिन 35,748 किलोमीटर की हाइट पे घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट सेम होती है। जियो स्टेशनरी एग्जैक्टली इक्वेटर को ओवरलैप करेगा, मतलब इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाएगा अर्थ की। अगर इक्वेटर से इधर उधर हुआ और उसी हाइट पे है तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, ठीक है। और ये हाई अर्थ ऑर्बिट या
लार्ज नहीं, वहां पे हाई आएगा। हाई अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं HEO। हाई अर्थ ऑर्बिट दो होते हैं, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब सिर्फ इक्वेटर के चारों तरफ रहेगा एग्जैक्टली। अगर उसने अपना रूट बदला कहीं और तो वो जियो सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे साइंस एंड टेक में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को और डिटेल में। तो ये इस ऑर्बिट की हाइट क्या होती है, ये पीसीएस ने पूछ लिया था, एचसीएस ने पूछा था कि इस ऑर्बिट की हाइट क्या होती है एग्जैक्टली। तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए जो सैटेलाइट चलाने पड़ते हैं, वो सैटेलाइट या तो लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं, जिसकी हाइट लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है। अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर तक रखे जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाने वाला कोई एक सैटेलाइट है, अभी एक मिशन है स्टार एक्स का, स्पेस एक्स का। कौन सा? स्टारलिंक। ठीक है, दोबारा बताने दो, कुछ के लिए कंफ्यूजिंग हो गया होगा। देखो, यहां से स्टार्ट किया था कि मैं बता रहा था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक टाइप का लॉन्च व्हीकल, एज द नेम सजेस्ट, लॉन्च करेगा किसी चीज को। मतलब आपको कोई सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में भेजना है तो नीचे से किसी न किसी चीज से पुश करके उसको भेजना पड़ेगा। तो सैटेलाइट यहां रखे जाते हैं ऊपर, बाकी सारा का सारा ये रॉकेट होता है। तो सैटेलाइट इसके ऊपर रखा जाएगा, रॉकेट के ऊपर, और रॉकेट उसको ऊपर लेके जाएगा। वो या तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएगा 5000 किलोमीटर की हाइट तक, या फिर 5000 से ऊपर, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है, सारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट मानते हैं, टिल जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी तक। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी को माना जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट की हाइट लगभग 36000 किलोमीटर और प्रिसाइजली 35448 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे किसी भी सैटेलाइट को रखने के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होते हैं, उसमें हमने सबसे पहले बनाया खुद का SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा। लेकिन ये सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता था, उससे ऊपर नहीं जा पाता था, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती थी। फिर हमने बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। ठीक है, तो हमने बनाया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो थोड़ा सा लो अर्थ ऑर्बिट को पार कर लेता था। ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना था जियो स्टेशनरी तक। ठीक है, फिर हमने बनाया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहुंच गया, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ठीक है, पोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ, अर्थ की उससे देखें नॉर्थ पोल की हाइट तक और साउथ पोल की हाइट तक जा सकता है आराम से, उतनी लंबी हाइट ले सकता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के बाद हम लोगों को मेन इशू ये था कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, 4-4 हजार केजी का एक सैटेलाइट होता है। ये इतना हैवी नहीं लेके जा सकता ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट में तो पहुंच गए थे, अब फाइट इस बात की है कि कितना ज्यादा वेट लेके ऊपर जा सकता है। तो हमने बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम लिखा MK2। ये लगभग 2 से 3000 केजी के वेट को लेके जा सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को चाहिए 4000 केजी का वेट, तो हमने बनाया GSLV Mark 3। ये हमारे पास लेटेस्ट है और ये किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, 4000 केजी तक के वेट को ऊपर लेके जा सकता है। यहां तक तो फाइट थी हाई अर्थ ऑर्बिट में जाने की, यहां के बाद फाइट है वेट, और अब एक नई फाइट आ गई है कि ये वापस जाके ऊपर जाके वापस आ जाए, रीयूज हो जाए, क्योंकि ये रीयूज नहीं होते और बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं इनके बनने में, एक एक पे। ठीक है, अब जो स्पेस एक्स है उन्होंने रीयूजेबल बना लिए हैं, अब फाइट है रीयूजेबल बनाने की। ठीक है, इसमें ये समझ में आ गया, SLV, PSLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV Mark 3। अभी GSLV Mark 3 हमारे पास लेटेस्ट है। अब ये हमने भेजा है, एक्सपोसेट को हमने भेजा है PSLV C58 से, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये उनके मिशन के होते हैं। अगला 59 होगा, C59C, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग वो चलेंगे। नाउ अब एक चीज ये समझो कि जो ये PSLV है, हम लोग यहां तक तो बहुत आसानी से पहुंच गए थे, यहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि PSLV से ऊपर भेजने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी।
कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन एज ए फ्यूल यूज होता है। मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आप लोगों को चाहिए, ये मत सोचना कि मैं बहुत टेक्निकल करा रहा हूं, ये पूछा हुआ है सब। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी या क्रायोजेनिक इंजन हम लोगों को बनाना था। क्रायोजेनिक इंजन वो होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर पाए, क्योंकि बाकी फ्यूल इतने हाई एल्टीट्यूड पे, इतने हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करते। ठीक है, तो मेन मुद्दा होता है कि सैटेलाइट उतना ही ऊपर जाएगा जितना इफेक्टिव उसके अंदर फ्यूल होगा। तो पीएसएलवी बनाने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमें चाहिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए थी। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 कंट्रीज के पास थी। सबसे पहले बनाई थी यूएसएसआर ने, फिर बनाई यूएसए ने। हमने दोनों से मांगी, दोनों ने देने से मना कर दिया, तो हमने खुद की बनाई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो इंडिया तीसरी कंट्री है, फिर बना हमारे पास बाद चाइना, जिनके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। इवन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास भी नहीं है, वो लोग भी बोरो करते हैं इसको। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारी इंडिजिनस है, हम लोगों ने खुद डेवलप की है। ठीक है, जहां पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत हाई टेम्परेचर पे एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये 35,786 है, 35,786। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये एक पूरी आपकी उसकी क्लास हो गई साइंस एंड टेक की। जितना आपको जानना था उतना काफी है, उतना हमने जान लिया है मोस्टली। और इससे पहले में हमने एक अग्नि 5 पढ़ा था ना, मैंने बताया था अग्नि 5 क्या है। अग्नि 5 क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल। तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? ऐसे बोलो, क्या है? सरफेस टू सरफेस नहीं, आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत होंगी, लेकिन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे फायर कर सकती है। 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज को वो फुलफिल करती है। जनरली आईसीबीएम होती है 3000 से 5000, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने अग्नि 5 को 5000 से ऊपर भी टेस्ट कर लिया है, मतलब वो 5000 से ऊपर भी जा सकती है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डन इतना? ठीक है, तो मैं 2 चीजें और टेक्नोलॉजी पे ही बता देता हूं, फिर वो पूरा ही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक सिस्टम बताया था थार्ड, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था दैट ये क्या है, व्हाट इज थार्ड। थार्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, किसका है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। पूछे जाने की पॉसिबिलिटी तो ऐसे है नहीं, फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है थर्ड की। ठीक है, थर्ड है यूएसए का। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। ठीक है, लेकिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना 2 तरह से काम करते हैं। जैसे ये अर्थ है और ये ऊपर अर्थ का मैंने बनाया है एटमॉस्फेयर।
एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे मिसाइल फायर की, वो एटमॉस्फेयर में जाएगी और फिर नीचे आएगी, तो या तो उसको एटमॉस्फेयर में ही मार गिराया जाए, अपर एटमॉस्फेयर में, या फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके नीचे आ गई हो, ठीक है। हायर एटमॉस्फेयर में किल करने की टेक्नोलॉजी इजराइल के आयरन डोम में नहीं है, वो थर्ड में है, सिर्फ तो नहीं है, थर्ड में है। थर्ड क्या करता है, एक्सोजीनस एटमॉस्फेयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में ही मिसाइल को मार गिराता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है, स्पेशल कैपेबिलिटी है, ठीक है। थर्ड तो हो गया अमेरिका का। ऐसा सिस्टम हम लोगों के पास भी है जिसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसके दो पार्ट हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे अमेरिका के पास थर्ड है, वैसे ही हम लोगों के पास बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम, बोलो BDS, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ऐसे ही इंडिया के पास BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दो पार्ट है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम एक्सोजीनस एटमॉस्फेयर में ही मिसाइल को मार गिराएगा, ये एक्सोजीनस एटमॉस्फेयर के लिए है, और ये इंडोजीनस के लिए। इंडोजीनस में खतरा ये होता है कि अगर वहां पे टारगेट हिट नहीं हुआ तो वो नीचे गिर जाएगी, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है कि एक्सोजीनस में हम हिट करेंगे, नहीं गिरी तो सेकंड चांस है, यहां के बाद सेकंड चांस नहीं है, अगर इसने मिस कर दिया तो नीचे ही गिर जाएगी। तो वहां पे आयरन डोम के पास अभी ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वहां पे वो थर्ड डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज है कि यूएसए अपना थर्ड सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है इजराइल के अंदर, ठीक है। तो वो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि वो दो बार हिट करेगा, एक बार एक्सो एटमॉस्फेयर में, एक अगर मिस हो गई तो फिर इंडो में कर देगा, ठीक है। तो वहां पे बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। अगर सिर्फ एंडो में हिट कर रहे हैं तो बहुत नजदीक आके हिट होता है, तो उसमें नीचे गिरने के मिसाइल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारा इंडिजीनियस है हमारे पास। और एक ऐसा ही एक सिस्टम S-400 है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो हम लोगों ने रशिया से बाई कर रखा है। ये बहुत हमारे के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा एडवांस है S-400। किसकी? नहीं, इंडिया ने तो नहीं, इजराइल का तो आयरन डोम है उनका खुद का। वो सारे वो रसिया से ही है S-400, वो जो आप कह रहे हो। हाँ नहीं, रसिया से जो आप कह रहे हो ना, वो सारे नहीं आए हैं। S-400 में 6 मांगे थे, उन्होंने 4 दिए। हाँ S-400 नहीं, इजराइल का आयरन डोम सफिशिएंट है, उसको उससे ऊपर सिर्फ थर्ड ही है अमेरिका का। मतलब वो डिसमेंटल कर दी सारी मिसाइल्स उसने। हाँ आयरन डोम ने। वो किसने किया था, मतलब मिसाइल्स किसने डाली थी? अच्छा, मिसाइल किसने डाली थी? हमास ने डाली थी गाजा स्ट्रिप से, जो मैंने बताया था सारी, एकदम से टेस्ट करने के लिए 1000 मिसाइल के करीब उन्होंने भेज दी थी कि वो एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इंडिया के पास अपना भी है और उसके पास रसिया का भी है, ठीक है। ये मल्टीपल टारगेट्स को ज्यादा हिट करता है एज कंपेयर टू हमारे वाले के, ठीक है। तो अगर मिस हो जाए तो हमारे पास डबल प्रोटेक्शन है उस चीज में। नेक्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएई के बीच में। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। सात अमीरात्स हैं, अमीरात्स बोलते हैं जहां पे एमिर जो है वो रूल करते हुए, एमिर मतलब किंग एक तरह से, ठीक है। तो 7 अमीरात्स को मिला के जो है वो बना है यूएई, ठीक है, जिसमें से 2 आबू धाबी और दुबई, ये आपने सुन भी रखे हैं, और एक और भी सुन रखा होगा शायद शारजाह, ठीक है, शारजाह भी करके है एक काफी। तो ऐसे ऐसे 7 अमीरात्स हैं, ठीक है। तो हमें तो नहीं याद, उसमें से सबसे लार्जेस्ट है आबू धाबी और वो उसकी कैपिटल है, ठीक है। और आबू धाबी में हमने 2 हेडक्वार्टर किए थे,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हाँ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन दोनों का हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, लार्जेस्ट एमिरात से आउट ऑफ दोज 7, और काफी फेमस सिटी है वहां पे दुबई। तो यहाँ पे हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है इनके साथ, डेजर्ट साइक्लोन। मिलिट्री एक्सरसाइज यूपीएससी ने नहीं पूछा है अभी तक किसी, क्योंकि बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन पीसीएस पूछ लेता है। तो डेजर्ट साइक्लोन हमने किसके साथ किया है, या डेजर्ट साइक्लोन क्या है ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि नाम से पता नहीं लगता कि वो क्या चीज है, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन, जो साइक्लोन जिन्होंने नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में कंसेप्ट भी पढ़ेंगे साइक्लोन का, तो डेजर्ट साइक्लोन इन दोनों के बीच का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएई और इंडिया के बीच का। प्लेस स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हो उसका तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं है। अगर सपोज आप राजस्थान स्टेट पीसीएस लिख रहे हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में हुआ है, अदरवाइज तो नहीं पूछेंगे। फिर उसके लिए तो आपको प्रिसाइज ये भी पढ़ना देखना पड़ेगा कि राजस्थान में कहां पे हुआ है। नेक्स्ट है अडानी हिंडनबर्ग रो, सुप्रीम कोर्ट। ये काफी इश्यू चला था अभी इनका, अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। हिंडनबर्ग क्या है, टाइम हो गया तो ये कर लेते हैं सर, आप नेक्स्ट टॉपिक के तीसरे टॉपिक पे आ गए तो पूरे भी तो करने हैं। हिंडनबर्ग क्या है, हिंडनबर्ग एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट एजेंसी है यूएसए की, जो रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। जैसे हिंडनबर्ग है, एक ब्लैक रॉक है, ये इन्वेस्टमेंट फर्म है बड़ी बड़ी। हिंडनबर्ग, ब्लैक रॉक और हाँ वेलगार्ड भी है, और किसी फेमस का और का मैं नाम याद करना चाह रहा था। अच्छा, इस इनमें से अभी ये काफी न्यूज में है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक जो है ये इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट फर्म है एक। मतलब कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि ये लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर का फंड है इनका। 11 ट्रिलियन डॉलर का फंड का अंदाजा इसी से लगा लो। इंडिया की जीडीपी का साइज 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो इंडिया जैसी 3 कंट्रीज की जीडीपी जितना अमाउंट ये फर्म अकेला इन्वेस्टमेंट में संभालती है, ठीक है। तो अभी इसका इंडिया में जियो के साथ टाई अप हुआ है। तो हिंडनबर्ग भी ऐसी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये रिसर्च करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने अभी अडानी ग्रुप है एक इंडिया में, तो उस पे कुछ इल्जाम लगाए थे कि वो उनके फंड्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर शो नहीं कर रहे डाटा। तो वो तो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का एक तो ये है कि हिंडनबर्ग क्या है पीसीएस के हिसाब से, और 2 टर्म, ये जो हिंडनबर्ग है ये शॉर्ट सेलिंग करती है, ठीक है। दो शॉर्ट सेलिंग क्या है, लेट्स सपोज की एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग पूछा जा सकता है यूपीएससी में, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। एक प्रोडक्ट है एक्स, इसका प्राइस है 100 रुपए आज के टाइम पे। इट्स लाइक गोल्ड, आपने आज इसको खरीद लिया, आपने आज इसको सेल कर दिया, ठीक है। आप कहोगे सेल करने के लिए वो चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप सेल कर पाओगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, आपके पास नहीं है तो भी आप चीजों को सेल कर सकते हो, उसके पीछे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सपोज एक कंपनी है एक्स, इसका एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है। शेयर क्या होता है, कंपनी का एक टुकड़ा लगा लो कि उस कंपनी के अगर 100 टुकड़े हैं तो एक टुकड़े का प्राइस जो है 100 रुपए। तो आपने ये 100 रुपए का सेल कर दिया किसी को, इस उम्मीद में कि कल को इसका प्राइस 80 होगा तो मैं इसको बाई कर लूंगा और ये 20 का 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब कोई चीज को आप आज के प्राइस से बेच दो और आपको लग रहा है कि कल इसका प्राइस गिरना ही गिरना है, चाहे वो गिरे ना गिरे वो तो आपका लक है, लेकिन आपने रिसर्च किया है कि प्राइस गिरना है। जैसे हिंडनबर्ग ने जब अडानी पे रिपोर्ट दी तो इन्होंने बताया, इनको समझ में आ गया था कि मैं अगर हम बताएंगे मार्केट में तो अडानी इंटरप्राइज का प्राइस गिरेगा क्योंकि नेगेटिव न्यूज बता रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही अडानी इंटरप्राइज के बहुत सारे शेयर बाई कर लिए
जैसे ही न्यूज मार्केट में आई वो नीचे गिरा और उन्होंने नीचे के भाव पे खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। दूसरा होता है लॉन्ग सेलिंग, जो नॉर्मल है कि आज आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, ये सोच के कि कल 120 की होगी तो मैं बेच दूंगा, तो ये लॉन्ग सेलिंग होती है। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म है। हाँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म है। मैंने बहुत सिंपल वे में समझा दिया। शॉर्ट सेलिंग तो आज बेच दो, कल खरीद लोगे क्योंकि आपको लग रहा है कल प्राइस गिरेगा। ठीक है, आप आज खरीद रहे हो, कल बेचोगे, तो लॉन्ग सेलिंग है, उसको लॉन्ग सेलिंग बोलते हैं, रिवर्स को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है किसी भी कंट्री की। ठीक है, उनको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जैसे हमने पढ़ा था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, बीएससी भी बताया था मैंने शायद उस दिन। ठीक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है, आज उसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, आपने आज उसको बेच दिया, आपके पास था नहीं, स्टिल आप बेच सकते हो। ठीक है, क्योंकि कल आपको उम्मीद है कि वो गिर के 80 आएगा तो मैं खरीद लूंगा, 20 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है अमेरिका की।